Hello student, welcome to my channel Sushma Physics Video where we find the natural way or the fundamental way to knowing our level physics. यहाँ पर हम रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर कर रहे हैं 11th क्लास का और पिछले लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास और उसके कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आई होप आपको वो समझ में आए होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हियर वी स्टार्टेड कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है। COM यानी बच्चा सेंटर ऑफ मास जैसे हमने पढ़ा था और इसके अंदर हमने पोजीशन जैसे सेंटर ऑफ मास की निकाली थी। जैसे हम सबसे पहले कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन COM हमने क्या निकाली थी, दैट इज इक्वल टू M1 R1 में जनरलाइजेशन फॉर्म का करूंगी M2 R2 अप टू MM RN डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2 अप टू सो। ये हमारे पास है, हमने पोजीशन निकाली थी सेंटर ऑफ मास की। अगर हमारे पास दो पार्टिकल सिस्टम है तो हम सिर्फ दो पार्टिकल लेंगे और नीचे उसका भी M1 प्लस M2 3 पार्टिकल सिस्टम है। न्यूमेरिकल किए थे हमने, उसमें हमें क्लियर हो गया था कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे हम उसी तरह से इसको लिख देंगे। बट अगर हम इसमें करें, इसको हम लिख सकते हैं समेशन MI क्योंकि मुझे जनरलाइजेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में चाहिए, तो MI I इज इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय सेंटर ऑफ मास को अगर मैं MI लिख देती हूँ, सॉरी सेंटर ऑफ मास ही नंबर ऑफ पार्टिकल जो है मास, टोटल मास मिलकर क्या बनता है, पूरी बॉडी बनाते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं M इज इक्वल टू M। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हो गया। इसको अगर हम और थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं। देखिए बच्चे, हमारे पास जो है टोटल बॉडी यानी टोटल बॉडी के जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सभी मास इकट्ठे होके हम एक बॉडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ 1/m और समेशन जो है हमारे पास इस तरह से लिख सकते हैं MI RI इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास की जनरलाइजेशन फॉर्म है। जनरलाइजेशन का मतलब हम एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को अभी ध्यान में न रखते हुए सिर्फ ये बताते हैं कि जनरली हमारा सेंटर ऑफ मास है, उसकी पोजीशन क्या होगी। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। तो इन कोऑर्डिनेट्स के अलावा क्योंकि हमारे पास ये जो r है ये क्या है, वो तीनों कोऑर्डिनेट्स को सम करके वो हमारे पास है। जैसे जनरली आपने देखा होगा कि हम जब r को लिखते हैं तो हमारे पास होता है xi प्लस yj प्लस zk। ये हमने मोशन इन प्लेन में बहुत अच्छे से कर रखा है। तो अगर हम इसकी करें कि x कोऑर्डिनेट में हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो वहां पर हम देखिए x कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास की बात की जाए तो 1/m समेशन MI x, यानी हमारे पास जो है m जो है इसको हम समेशन की बात करें तो यहाँ मास इन x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ हमारे पास क्या है dx, क्योंकि हमारे पास जो मोशन है समेशन स्मॉल पार्टिकल का करेंगे तभी जाके पूरा होगा। अगर इस समेशन को हम चेंज करें इसमें इंटीग्रेशन में, क्योंकि अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इसको इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/m फॉर द कॉन्टिन्यूअस बॉडी मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास जो है x इंटू dm, यानी जब भी आपके पास कोई रिजिड बॉडी आ जाए और उसको आपको बताना है कि टोटल उसका सेंटर ऑफ मास कैसे होगा, तो हम उसके जनरलाइजेशन x एक्सिस में देखेंगे तो उसका जनरलाइजेशन फॉर्म ये होगा। सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस में देखूं तो वो मेरे पास आएगा 1/m इंटीग्रेशन y dm, यानी मास हमारे पास टोटल मास, ये इंटीग्रेशन करके टोटल करेंगे ना। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज कितना होता है, उसी इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चा कि हम सब चीजों को किस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली अगर z एक्सिस का सेंटर ऑफ मास करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन है, यहाँ पर हो गया z dm। तो ये बच्चे जब भी आपके पास कोई भी कॉन्टिन्यूअस, मैं दोबारा से कॉन्टिन्यूअस अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तो वहां पर आप इस तरह से x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में ये बता सकते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ सिचुएटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो है एक, मान लीजिए आपके पास एक रोड है। ठीक है, अगर मैं इसकी लेंथ होगी l और इसका मास जो है हमें दे रखा है m। अगर आपको ये पता करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ प्रेजेंट होगा, तो आप झट से बता देंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ प्रेजेंट होगा। बट क्या आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ प्रेजेंट होगा?
इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं बच्चे। कैसे? कि सबसे पहले मुझे एक छोटा सा एलिमेंट लेना कि बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन का मतलब हम स्मॉल एलिमेंट को एक बिगर एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx, ठीक है, और यहां से लेके यहाँ तक की उसकी डिस्टेंस मैंने x मानी, ठीक है। मुझे इस जो छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया है उसका मास पता होना है, मुझे मास पता करना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमें मास पता होना चाहिए, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन कर सकते हैं, और ये हमारे पास किसके बराबर, dm के बराबर आएगा। तो बच्चे ये हमारे पास मास है, देखिए टोटल मास इसका m है, टोटल लेंथ l है, और वे किसके विद रिस्पेक्ट dx, यानी मास पर यूनिट लेंथ की बात करें तो हमारे पास dm की वैल्यू आएगी, dm इज इक्वल टू m/l इंटू dx। अब इसके बाद हमने अगर x एक्सिस में इसकी वैल्यू को देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना है तो हम यहाँ पर एक बार यूज कर लेते हैं इसको। हमारे पास जो जो वैल्यूज है, देखिए बच्चे, x सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये x एक्सिस में लाई कर रही है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/m x dm। पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी असल इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, टोटल लेंथ l। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास जो आएगा वो आएगा दैट इज 1/m इंटीग्रेशन x, हमारे पास x है, dm की वैल्यू है मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। अब जो चीज हमारे पास कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चे, अगर मैं इस m को बाहर निकालूंगी तो m से क्या हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, x dx, और l बाहर निकल जाएगा, दैट इज 0 to l। नाउ यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दैट पोर्शन। इंटीग्रेशन जैसे आपको पता है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चे 1/l इंटीग्रेशन होता है x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी इसकी पावर ऐड कर दीजिए, उसी से डिवाइड, l 0 to l हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज l स्क्वायर, यानी हो जाएगा l स्क्वायर, ये 2l l स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास l से l कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा l/2। दैट मीन्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, वो होगा l/2। ये प्रूव हो गया ना, कि हम जैसे हमने शुरुआत में किया था, अगर रोड है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो इसी तरह से हम इसका क्या है, पोर्शन को निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास, अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे जैसे बहुत सारे हम करेंगे तो उसमें हम इस चीजों को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है मोशन, क्योंकि मैंने थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करने के लिए आपको एक इक्वेशन के तौर पे या फिर एक न्यूमेरिकल के तौर पे आपको ये रिकैप्चुलेट करवा दिया कि किस तरह से हम सेंटर ऑफ मास को क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे, इसको एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद हम मोशन की जो बात है वो करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर अगर हमें पोजीशन नहीं है, हमारे पास पोजीशन आ गई MI/RI, M1R1। अब इसके बाद अगर मोशन करना है तो क्वाइट ऑब्वियस वहां पर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी भी आएगी, हमारे पास एक्सेलरेशन भी आएगा। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालें। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देती हूँ, देखिए जब हम सेंटर ऑफ मास की मोशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या कहता है, हमें चेंज के बारे में बताता है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास किस तरह से आएगा, दैट इज dr सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय dt। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको कर रही हूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, m1, इसको लिख रही हमारे पास m1, ये बन जाएगा dr1 डिवाइडेड बाय dt प्लस m2 dr2 डिवाइडेड बाय dt, क्योंकि मास डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता, mn drn डिवाइडेड बाय dt डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज m1 प्लस में m2 अप टू mn। बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये cm मैंने लिख दिया, इसी ये क्या हो जाएगा m1 v1, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, प्लस में m2 v2। यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म है बेटा, यहाँ पर ये पोजीशंस जो है ये वेक्टर्स फॉर्म में है, और ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये आएगा अप टू mn vn, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया, डिवाइडेड बाय m1 m2 अप टू mn। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास की क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन कर दें। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लूंगी, उसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, m1 a1 प्लस में
m2 a2, ठीक है। डिफरेंशिएशन इसका करोगे तो ये 1 के बराबर आएगा। अप टू mn an डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 प्लस अप टू mn। तो ये हमारे पास किसी भी पार्टिकल का जो भी सिस्टम है तो वहां पर हम उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, और उसी तरह से हम उसके मोशन के बारे में पता भी कर सकते हैं। हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके। इससे पहले छोटी सी एक बात है वो जो हमें समझनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूं, ये हमारे पास क्या है, टोटल मास। अगर मैं टोटल मास को m से डिनोट, यानी ये हमारे पास जो टोटल मास है मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, m1 प्लस में m2 अप टू mn, ये था। इसको मल्टीप्लाई कर देते सेंटर ऑफ मास से, तो इस साइड क्या बनेगा, m1a1 प्लस m2a2 अप टू mnan के बराबर है। क्लियर। अब देखिए बच्चे, ये टोटल मास m के बराबर हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल मिलके ही टोटल मास बना है। तो ये हमारे पास होगा a सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू m1a1 प्लस में m2a2 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास हो गया mnan अप टू सो ऑन। यहाँ मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कितना है, सेंटर ऑफ मास का है। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब हम इसको F एक्सटर्नली F नेट से कर सकते हैं, आप इसको F टोटल से करें, F नेट से करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास F नेट जो है दैट इज इक्वल टू, दैट इज मास इनटू यानी फोर्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स ऑफ सेकंड पार्टिकल अप टू सो ऑन। अगर आपको यहाँ तक की जनरलाइजेशन समझ में आ गई तो उसके बाद हम कुछ एक पॉइंट है जो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर F नेट जो है 0 है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास का क्या रहेगा। देखिए बच्चे, हमने R की वैल्यू, फिर हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है और उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है, और अब हम यहाँ पर जनरलाइजेशन करने जा रहे हैं। लाइक अगर हमारे पास टोटल फोर्स नेट अगर 0 के बराबर है, तो बच्चे अगर हमारे पास टोटल फोर्स नेट 0 के बराबर है दैट मीन्स हमने F नेट किसका माना है, वो हमने निकाला मास इनटू सेंटर, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चे इसका मतलब अगर ये वैल्यू 0 होगी तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास दैट इज इक्वल टू 0। मास विल नेवर बी इक्वल टू 0, ये मास तो कभी 0 हो नहीं सकता। हमारे पास क्या चीज 0 होगी, दैट इज सेंटर ऑफ मास, उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स अब आपकी जो बॉडी रोटेट हो रही है उसका सेंटर ऑफ मास वो 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट है तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, v dt यानी सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। और इसका फिजिकली मतलब क्या है, इसका फिजिकल मतलब है बच्चे कि हमारा सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, यानी आपका जो सेंटर ऑफ मास है उसके जितने भी पार्टिकल, उसका जो वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो क्या करेगा सॉरी, वो ट्रेवल करता रहे। यहां तक बच्चे हमें ये चीज है कि हाँ ये तो सिंपल सी बात है कि फोर्स में अगर नेट फोर्स 0 कर देंगे तो ये हमारे पास ये सारी चीजें आनी है। बट यहाँ पर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने यहाँ लिखा एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास का 0 है। बच्चे ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, दैट मीन्स ये अगर एक्सेलरेशन 0 तो इट डजंट मीन कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो भी 0 के बराबर हो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए ये हमारे पास -2 है, ये +2 है, या आप उसमें क्या कर सकते हैं, दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास तो भले ही 0 बट इट डजंट मीन दैट a1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू, जो an की वैल्यू है वो जरूरी नहीं है वो 0। तो इसको फिजिकली चलिए कि अगर रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास यानी आप पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, वहां उसके सेंटर ऑफ मास 0 हो सकता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास दैट कैन बी 0, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि उनके एक्सेलरेशन क्या है 0 के बराबर। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटीज हैं वो भी सेम पैटर्न को फॉलो करें। तो ये कुछ हमारे पास है ना बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सेंटर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आपने 0 कर दिया तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है सेंटर ऑफ मास की, बट उसके पार्टिकल का यही बिहेवियर होगा, ये कोई डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको अभी कुछ समझ में आए कि हम किस तरह से इसका मोशन है। इसके बाद हम इसके क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको ये चीजें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आए। एक बार इसको ध्यान से देखिए फिर उसके बाद करते हैं। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, जैसे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के। इसमें अभी हमने जो
फॉर्मूलाज लिखे हैं वो अपने ध्यान में रखिए। जैसे सेंटर ऑफ मास का अगर पोजीशन है तो m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू सो ऑन, जैसे अभी 3 लिखे थे। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चे, मान लीजिए हमारे पास पुली वाला, जैसे हमने पहले पुली वाले क्वेश्चन किए हुए हैं, तो ये हमारे पास मास है m1 और ये मास है हमारे पास m2। नहीं का कुछ पर्टिकुलर मास बता देते हैं। ये हमारे पास मास हो गया 2 kg और ये हमारे पास मास हो गया 3 kg। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी मैं सिंबॉलिक वे से लिख देती हूँ, फाइंड सेंटर ऑफ मास, किसका, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमें नोट डाउन करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये अगर हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, तो अगर आपने कनेक्टेड मोशन का अच्छे से कर रखा है बच्चे, तो फिर से आप इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या करते हैं, 4 तरह का फंडामेंटल फोर्सेस याद है। सबसे पहले है W=mg, जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो इसको क्या लिखते हैं 3g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद टेंशन ऊपर की साइड लग रहा है, इसमें सिमिलरली इस पे फोर्स क्या लग रहा है 2g और टेंशन ऊपर की साइड लग रहा है। यहाँ पर हमारा जो मोशन है वो कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ हमारा मोशन इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जी के हिसाब से ऊपर, और उसी तरह से ये हमारा नीचे। तो सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे कि ये जो सिस्टम हमारे पास है उस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, उसके बाद हम इसको आगे ट्राई करेंगे। याद करें देखिए, अगर इसका डायग्राम बनाए तो यहाँ पर क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है 3g - 10। ये हमने बहुत अच्छे से किया है, अगर आपको फिर से रिकैप्चुलेट करना है तो हम प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 3g, यहाँ पर हमारे पास जो है 3g - 3a, ये है एक्सेलरेशन। अब इसके बाद जो है हमारे पास, इसको अभी हम एक्सेलरेशन ही रहने देते हैं। इसके बाद सेकंड एफबीटी डायग्राम इसका बनाए, तो a और t दैट शुड बी पॉजिटिव, तो t - 2g दैट इज इक्वल टू 2a। क्लियर? इसके बाद हमें क्या करना है, हमें तो वैल्यूज निकालनी। देखिए बेटा, हम इसको ऐड करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएंगे, ऑन एडिंग लिख देते हैं। ऑन एडिंग हमारे पास जो आएगा 3g - 2g दैट इज इक्वल टू g, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 5a। अगर मैं a की वैल्यू निकालूं दैट इज इक्वल टू g/5, ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन किसका, ये हमारे पास ये सिस्टम जो है जिस एक्सेलरेशन से नीचे की साइड जा रहा है, ये g/5 से जा रहा है, और ये ऊपर किससे जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में g/5। क्लियर? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास, किसका एक्सेलरेशन का, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। तो इस केस में हमने अभी एक फॉर्मूला किया था, ए सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू m1a1 प्लस में m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। यही क्या था बच्चे, m हमने किया था कि हमारे पास वेलोसिटी है, तो हमारे पास v सेंटर ऑफ मास है, तो हमने ये लिखा था m1v1 प्लस में m2v2 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और उसी तरह से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड किया था तो हमारे पास आएगी m1a1 प्लस में m2a2। में दो पार्टिकल सिस्टम की बात कर रही हूँ, यानी दो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। यही फॉर्मूला है हमारे पास। अब आपको अगर सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a1 और a2 कह सकते हो, ये हमारे पास a के बराबर है दोनों, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों का एक्सेलरेशन क्या है 5/2। पुट कर देंगे वैल्यू में। सबसे पहले m1 और m2 2 + 3 m1 2, एक्सेलरेशन कितना g/5, ये हमने अभी निकाला है। अब इसके बाद प्लस m2 की वैल्यू कितनी बचेगी 3, एक्सेलरेशन कितना है, अब एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब मैं इस एक्सेलरेशन को अपवर्ड डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान रही हूँ तो डाउनवर्ड वाले में क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ -g/5। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन की है, बट अगर हमारे पास नॉर्मल होता तो हम क्या वहां पर हम ये प्लस माइनस हमेशा प्लस करते थे, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास अगर एक ऊपर की साइड जा रहा है तो पलटो वैसे नीचे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी बात करें तो एक पॉजिटिव नीचे आएगी नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें, देखिए m1 की जगह ये पुट कर दिया, m2 की जगह ये a की वैल्यू हमने अभी निकाली। यहाँ पर अगर हम सोल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 2g/5 प्लस ये हो जाएगा -3g/5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास कितना आएगा -g, इसको अगर सोल्व करोगे -g/5
5 और नीचे 5 है तो 25। तो ये हमारे पास क्या है G/25 और माइनस साइन क्या बता रहा है, तो माइनस साइन हमारा क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी बॉडी का एक्सेलरेशन दैट इज बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा, वो आएगा G/25, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या माना था, नेगेटिव माना था। तो इस तरह से कनेक्टेड मोशन की हम की हेल्प से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन निकालने के बाद हमने सेंटर ऑफ मास में इसको पुट किया और उसके बाद हमने सोल्व करके देखा तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया G/25 दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिससे हमारा जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसा अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास तो हमने पिछले वीडियो में किया था कि दो पार्टिकल्स के बीच में सेंटर ऑफ मास है। तो अगर हम रिजिड बॉडी ले कुछ और उनका सेंटर ऑफ मास करने की कोशिश करें तो वहां पर किस तरह से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है, उनका मास अलग अलग है। एक 10 kg का मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है दैट इज 10 kg और दूसरी बॉडी है हमारे पास, दूसरी बॉडी है वो है 2 kg। अब ये सेंटर ऑफ मास देखिए, टू पार्टिकल सिस्टम का हमने जब किया था तो उसमें हमें ये देखना था ना कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। जब मैंने डेफिनेशन करवाई थी तो उसमें एक प्रूफ भी करवाया था, तो उसमें ये बताया था कि सेंटर ऑफ मास जो टू पार्टिकल सिस्टम का ऑलवेज लाई इन द ऑन द लाइन विच इज ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स, यानी हमेशा सेंटर ऑफ मास ये 2 पॉइंट्स हैं तो इनके बीच में जो लाइन, ये इनको जोड़ने वाली जो लाइन है उसी के ऊपर सेंटर ऑफ मास रहेगा। और उसके बाद हमने कहा था कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर जितना बड़ा आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, जितना ज्यादा उसका मास होगा, तो वहां उसके जो सेंटर ऑफ मास है उसकी साइड शिफ्ट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा। ये बच्चे हमने सेंटर ऑफ मास में किया था। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा आगे कर दूं, क्योंकि हम मोशन की बात कर रहे हैं ना, तो अगर मैं 2 सेंटीमीटर इस 10 kg वाले को थोड़ा आगे कर दूं तो हमारे जो सेंटर ऑफ मास है उस सेंटर ऑफ मास में हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे, सिर्फ आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि आपको जो है 2 मासेस दिए गए हैं, एक आपको दिया है 10 kg और एक आपको दे रखा है 2 kg। दोनों के एक बॉडी को जो है 2 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस किया गया है। आपको ये बताना है कि इसमें दूसरे ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से मूव करें कि जिससे हमारा सेंटर ऑफ मास जो है जहां था वहां पर ही प्रेजेंट हो जाए। देखिए, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा कंपेरेबल कर देते हैं 20। ठीक है, तो अब आप इसको 10 kg को अगर इस साइड घुमा रहे हो तो यानी अगर ये दोनों सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं प्रेजेंट होगा। जब इसको आपने किया है तो क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पे भी कुछ फर्क पड़ेगा सेंटर ऑफ मास का। तो यहाँ पर हमारे पास हमने सेंटर ऑफ मास निकाला कि हम 20 kg को कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस करें। तो देखिए बेटा, हमने क्वेश्चन किया था आर सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m2r। 2 पार्टिकल सिस्टम का यही था। यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इनका पार्शियल डेरिवेट कर दें, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें, तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको लिखेंगे डी आर सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू m1 dr1 प्लस m2 dr2। तो ये हमारे पास क्या है, क्योंकि मास का तो हम डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते, वो तो चेंज ही नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या है, एक नई इक्वेशन आ जाएगी कि अगर हमारे पास सिस्टम की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो हम वहां पर इसको वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, चेंज वैल्यूज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सॉरी, इसके बाद देखिए बेटी हमारे पास यहाँ मास क्या है, यहाँ पे मास है m1 इज इक्वल टू 10 kg, m2 हमारे पास है 20 kg। ठीक है, इनमें हमने इसका मोशन किया है, इसका मोशन यानी हमने इसकी वैल्यू, मोशन का मतलब क्या है, हमने ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको क्या किया है, चेंज किया है। तो यहाँ पर
ये पूछा गया कि अगर इसको 2 सेंटीमीटर है तो इसका कितने मिला, मीन्स कितना सेंटीमीटर इसको हम मांगे। तो यहाँ पर अगर बात करें बच्चे तो यहाँ पर ये देखिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 10, उसको कितने सेंटीमीटर किया है, हमें 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया है, प्लस यहाँ पर m2 की वैल्यू क्या है 20 kg, और यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि उसको हम कितना डिस्प्लेस किए। तो यहाँ से अगर हम बात करें, अगर मैं x की वैल्यू को निकाल लूँ तो मैं ये बता सकती हूँ कि कितना डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10a दैट इज 20 प्लस 20x, और x इज इक्वल टू, ये यहाँ जाके कर जाएगा माइनस का, दैट इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब क्या है कि आप 20 kg को इस साइड 1 सेंटीमीटर क्या करें, डिस्प्लेस करें, तब जाके इसका सेंटर ऑफ मास जहां पर नेचुरली पहले प्रेजेंट था विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टू बॉडीज, वही हमारे पास दोबारा से आ जाएगा। तो यानी ये नेगेटिव, यानी अगर आप इसको पॉजिटिव मान रहे हो तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये इसका मतलब ये नहीं कि इस साइड चला जाएगा, तो ये नेगेटिव साइड आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू से यानी उसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि अगर एक बॉडी को डिस्प्लेस किया जाए तो दूसरी बॉडी का उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर भी कैसा फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक नया फॉर्मूला सीखा, ये फॉर्मूला है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ये कह सकते हो पार्शियली हमने r को ही डिफरेंशिएट किया, m को नहीं किया। तो यहाँ पर m1 dr1 प्लस m2 dr2 बहुत ज्यादा यूज होगा बेटा, एक बार इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमारे पास दो बॉडीज है बेटा, एक 10 kg की और दूसरा है 30 kg की, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास नेचुरली जाए। अब क्या सिस्टम किया, जैसे वहां पे मैंने साइड में शिफ्ट किया था, इन्हें 2 सेंटीमीटर किया, तो उसी तरह से हमने इस बॉडी को 7 सेंटीमीटर ऊपर की साइड शिफ्ट कर दिया, यानी ऊपर की साइड उसको लिफ्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको लिफ्ट करेंगे 7 सेंटीमीटर, तो ये कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर को कहाँ शिफ्ट किया जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है ना वो नेचुरल पोजीशन पे आ जाए। यानी दो बॉडीज हैं, ठीक है, पहली बॉडी को आपने 7 सेंटीमीटर ऊपर की साइड ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है कि दूसरी बॉडी को कहाँ शिफ्ट करें जिससे आपका जो है डाउनवर्ड करें या अपवर्ड करें, तो जहां पर आपका जो है सेंटर ऑफ मास जो है वो एक नेचुरल पोजीशन पे आ जाए। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने एक नया फॉर्मूला यूज किया था डिफरेंशिएशन का, जहां भी डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आए वहां पर हमने जो नया फॉर्मूला है हम वो अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या लिखा था, dr/cm दैट इज इक्वल टू dm1 dr1 प्लस m2 dr2। बच्चे यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है मास की जो वैल्यू है वो मास की वैल्यू क्या है m1 प्लस में m2, यहाँ पर शिफ्टिंग की, यहाँ वेट का प्रोसेस है तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो है दैट इज वैल्यू पुट कर दें, ये हो गया हमारे पास 10, m1 की वैल्यू 10 होगी। हमने कौन से बॉडी को, हाँ किसको शिफ्ट करना है, इसको शिफ्ट, यानी इसकी वैल्यू इसको 10 सेंटीमीटर वाली वैल्यू इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर वैल्यू देखें कितना शिफ्ट करें, तो यहाँ पर हमारे पास m1 की वैल्यू क्या है 30, उसको 7 सेंटीमीटर तक आपने रेज किया है, ये हो गया 10 इंटू एक्स, मान लीजिए हमें वो पोजिशन निकालनी है। और इसके बाद हमारे पास m1 और m2 कितना हो गया 40, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज और प्रोवाइड है कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है ना, जब मैं इसको 7 सेंटीमीटर ऊपर करती हूँ तो सेंटर ऑफ मास जो है वो 1 सेंटीमीटर क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए हमारे पास अपर डायरेक्शन में है तो उसको -1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 0 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 40 -1, इसको सोल्व करेंगे -40 इज इक्वल टू 210 प्लस में 10x, और 10x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इस साइड जाके क्या माइनस का हो जाएगा -250 हो जाएगा, इज इट सो। 210 है, इस साइड माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास दैट इज -25 सेंटीमीटर, यानी डिवाइडेड बाय 40, डिवाइडेड बाय 40 तो हमारे पास हो चुका है इसको, यानी हम x को इतना सेंटीमीटर डिस्प्लेस करेंगे तब जाकर हमारे पास जो है वो सेंटर ऑफ मास जो है वो अपनी पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा।
रैंडमली कोई वैल्यूज नहीं बेटा, यहाँ पर आप 30 भी लिख सकते हो, यहाँ 10 भी लिख सकते हो, तो भी इसकी वैल्यू आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कि मैंने पर्टिकुलर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना देके ये आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो आप उसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमने सेंटर ऑफ मास की बात की थी कि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, मैंने कहा था कि अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है। ठीक है, तो वो हमारे पास इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, वो लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ प्रोबेबली रहेगा, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ की साइड ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो अगर इसमें एक चीज है कि अगर आप अर्थ मून पे खड़े हैं और अगर आप देखें कि अर्थ जो है, अर्थ पे खड़े तो मून आपको लगता है कि वो मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। मून के ऊपर खड़ेंगे तो आपको मून क्या दिखाई देगा कि अर्थ आपके चारों तरफ घूम रही है। सिमिलरली फॉर द सन, अगर हम देखें कि हमारा जियोसेंट्रिक या हीलियोसेंट्रिक है, उस केस में क्या है, अगर हमारे पास हीलियोसेंट्रिक है तो सन के चारों तरफ हमें चक्कर लगानी चाहिए। तो अगर मैं अर्थ पे हूँ तो उसके हिसाब से तो सन चक्कर लगा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या बेटा एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, वो चक्कर लगा रही है साइमल्टेनियसली। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा जो है वो मून है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ हैं तो आपको लगेगा कि ये इस तरह से आपका घूम रहा है। ठीक है, और अगर आप मून के ऊपर हैं तो आपको लगेगी अर्थ घूम रही है। तो ये साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा चक्कर लगा रहे हैं और इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के ऊपर ही लाई करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल और है, जैसे आपने टग ऑफ वार देखी है और एक प्रोजेक्टाइल वाला मोशन देखा है, तो ये आपका जो सेंटर ऑफ मास है, एक एग्जांपल इसके अंदर भी होता है, मोशन के ऊपर भी। अगर पार्टिकल स्टेशनरी नहीं है तो भी आपका सेंटर, जैसे अगर हमने प्रोजेक्टाइल वाला मोशन समझा बेटा, तो उसमें हमने कहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं तो वो इस तरह का मोशन करता है, पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें हमारा जो है, हमने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट वगैरह सब कुछ निकाली थी, वहां पे मोशन हमने डिस्क्राइब किया था। व्हाट हैपेंड कि अगर मैं सेम ही पैटर्न से, यानी अगर बात करें प्रोजेक्टाइल के एक ही पैटर्न से, यहाँ पर हमने एक मान लीजिए क्रैकर, हमने उसको एक पर्टिकुलर एंगल से फेंका, फेंकने के बाद क्या है, वो साथ कर जब तक वो ब्लास्ट नहीं होता तब तक उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ तक रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को चारों डायरेक्शन में भेज देते हैं। ठीक है, तो अब इस टाइम जब वो क्रैकर का ब्लास्ट होता है तब तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, यहाँ पर होता है। एक सेकंड के बाद क्या है, ये अपनी और डिस्प्लेसमेंट करता है, तो इसका मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, इसका सेंटर, यानी इन तीनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वो यहाँ प्रेजेंट होगा। और आगे जाने की कोशिश, यानी इन दोनों, यानी इसको आगे कौन बढ़ा रहा है, ये दो पार्टिकल्स की वजह से, तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ प्रेजेंट हो गया। और सेकंड्स के बाद करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका इस फ्रेगमेंट की वजह से और इस फ्रेगमेंट की वजह से सेंटर ऑफ मास ये रहा। तो यहाँ पर जैसे आप इन सभी लाइंस को ज्वाइन करेंगे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो इसके पार्ट्स हैं, बट एक्चुअल पार्ट जो है वो सेंटर ऑफ मास ने किया है ना, यानी एक्सेलरेशन किसका हुआ है, एक्सेलरेशन हुआ है सेंटर ऑफ मास का। तो इसी तरह से आप ये भी बता सकते हैं, जैसे मैंने कहा टग ऑफ वार की बात करें, तो मान लीजिए एक बार टग ऑफ वार में क्या करते हैं कि एक जगह जो है, एक रस्सी से वो दोनों साइड बंदे खड़े होते हैं और खींचते हैं ना, तो उसके अंदर क्या, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो है 600 और यहाँ पर हमारे पास 500 किलोग्राम, यानी फोर्स जो हमारा एग्जर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चे एक चीज है कि जितना ज्यादा आप क्या कहेंगे, कौन सी साइड विन करेगी, जो कि 600 की थी, इस साइड विन करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो ये भी तो पढ़ा कि एवरी एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, अपोजिट एंड इक्वल टू रिएक्शन। तो उस केस में बच्चे तो इस हिसाब से, तो जितना ये यहाँ पे कर रहा है उतना फोर्स यहाँ पे भी होगा, सिमिलरली यहाँ पे होगा। ये यहाँ पर जो फंडा प्रोड्यूस होगा, या फिर हमारे पास यहाँ पे जो हमें फंडा करना है वो है कि यहाँ पर एक पॉइंट ये आएगा कि यहाँ पे ये यहाँ तक आ जाता है और यहाँ तक, यानी सेंटर ऑफ मास तो इसी पॉइंट के ऊपर है ना। तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन निकालनी तो कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि m1 मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 34। ठीक है, तो उस केस में m1 m2 r2 निकाल सकते हैं पोजीशन। अगर मान लो ये x माननी है तो ये 34 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन हमने कराया है। तो वहां पर भी हमारा सेंटर ऑफ मास का ही फंडा रहता है कि वहां पर कहाँ स्टेबिलिटी होगी, जहां पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहाँ पर आज हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं बेटा, दैट इज मोशन से रिलेटेड, कि सेंटर ऑफ मास का अगर मोशन कहा जाए तो किस तरह से होगा। तो हमने बेसिकली पढ़ा है कि अगर एफ नेट जो है अगर 0 हो जाए तो आप ये कह सकते हो कि मास इंटू एक्सेलरेशन वो भी 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो dv अपॉन में dt, यानी सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये इसके बाद कांस्टेंट, यानी उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेंटर ऑफ मास की, दैट इज कांस्टेंट।
इसको आप ये भी कह सकते हो कि हमारा सिस्टम जो है उसकी वेलोसिटी, मान लीजिए हमारा सिस्टम रेस्ट में था तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या रहेगी, जीरो के बराबर ड्यू टू इंटरनल फोर्स। बट अगर वो पूरा सिस्टम अपना पूरा रोलिंग या फिर जो भी मोशन वो कर देता है, वो करने के बाद भी सिस्टम क्या है, रेस्ट में आ जाता है, तब भी उसका सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो। कहने का मतलब बेटा बिफोर जो उसकी वैल्यू थी, आफ्टर डूइंग द वर्क वो भी क्या है उसकी सेम वैल्यू, आफ्टर डूइंग द मोशन उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। और ये हमें क्या शो करता है, दैट इज नेचर ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेटिव नेचर को हमारे क्या करता है, शो करता है। तो कई जगह भी यहाँ मोमेंटम का कंजर्वेटिव भी कर सकते हैं। जैसे अगर फोर्स है तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ dp अपॉन में dt, सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर अगर हमारे पास p सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर ये m इंटू v सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, सेम वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी ये ओवर करता है। और साथ में साथ हमारे पास जो है एफ नेट अगर जीरो हो जाएगा तो हमारा सिस्टम क्या है, सेंटर ऑफ मास, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास जो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, बट उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, दैट इज कांस्टेंट। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट हम करेंगे नया टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। और यहाँ पे हम इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, या मूवमेंट उसको एक टर्म कहते हैं दैट इज टॉर्क। तो आज जितना भी करवाया उसको करने की कोशिश करिए।